तीसरा भेद है करणवाचक कृत प्रत्यय। ये हमारा कृत प्रत्यय का तीसरा भेद है। अभी पहले हम करणवाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। बच्चों देखो, करणवाचक कृत प्रत्यय, करण अर्थात उसका अर्थ है साधन। करण का अर्थ हमारे हिंदी व्याकरण में आता है साधन। तो देखो बच्चों, करण अर्थात साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय को करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। मैं दोबारा ये परिभाषा आपको बता रही हूँ, पढ़कर सुना रही हूँ। मेरे बाद आपको इसे भी पढ़ना भी है और याद भी रखना है। करण अर्थात साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अभी हम इस करणवाचक कृत प्रत्यय के प्रत्यय, धातु और इनसे बनने वाले नए शब्द रूप को जानेंगे। पहला आता है प्रत्यय ई और हमारा धातु आया रेत, फास, खास। देखो बच्चों, हमारा प्रत्यय ई से रेत, इनका मेल हुआ तो बनी रेती। ई और फास, इनसे इनका दोनों का मेल हुआ तो बनी हमारी फांसी। और ई और खास से जब इन दोनों का मेल हुआ तो हमारी बनी खासी। मतलब ई प्रत्यय से हमें मिले रेती, फांसी, खासी, ये हमारे नए शब्द रूप है। हमारा अगला प्रत्यय है न। न के साथ हमें यदि धातु मिले बंधन और बेल, इनका अभी हमें मेल करना है। किस तरीके से आपको समझ में आया बच्चों? देखो, न और बंध का मेल करने के बाद हमें मिला बंधन, और जब न और बेल का मेल किया तो हमें मिला बेलन। मतलब न से हमारे शब्द रूप आए बंधन और बेलन। ये हमारे हुए करणवाचक कृत प्रत्यय के शब्द रूप। अभी हमारा अगला भेद जो है वो है भाववाचक कृत प्रत्यय। ये हमारा कृत प्रत्यय का चौथा भेद है। पहले हम इस भेद को जानेंगे इसकी परिभाषा से। तो सुनो बच्चों, क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले, क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय को भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय को भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें हमारा जो पहला प्रत्यय आया है वो है आप, और हमारा धातु आया है मिल। जब और मिल इन दोनों का मेल हुआ तो मिला हमें मिला। मतलब हमारा आ प्रत्यय से हमें नया शब्द रूप मिला, वो था मेला। हमारा अगला जो प्रत्यय है वो है आव, और हमारा धातु आता है बह, चढ़ और खींच। अभी इनका मेल करना है। देखो बच्चों, आव अधिक बह, मतलब आव का मेल बह से हुआ तो हुआ बहाव। जब आव और चढ़ का मेल हुआ तो हमारा बना चढ़ाव। आव और खींच का मेल हुआ तो हमारा बना खिंचाव। ये हमारे भाववाचक कृत प्रत्यय से मिलने वाले नए शब्द रूप थे, जो हमारे कृत प्रत्यय का ये चौथा भेद था। और हमारा कृत प्रत्यय का आखिरी और महत्वपूर्ण भेद जो इस पड़ाव का है वो है क्रियार्थ कृत प्रत्यय। इसमें बहुत सारी क्रियाओं से क्रियातक कृत प्रत्यय हमें मिलने वाला है। पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। देखो बच्चों, क्रियार्थक कृत प्रत्यय, इसकी परिभाषा क्रिया विशेषण। देखो बच्चों, क्रिया विशेषण संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं या कहते हैं। देखो बच्चों, इसमें स्पेशली क्या आता है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय अथवा क्रिया अथवा विशेष
प्रकार के, विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थ प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये हमारे कृत प्रत्यय का आखिरी भेद है। इसके बहुत से प्रत्यय के साथ आने वाले धातु है और इनके मेल से हमें शब्द रूप मिलेंगे। तो पहला हम देखेंगे हमारा प्रत्यय या, और हमारा धातु आता है आ, खा, खो, बो। अभी इनका मेल करना है हमें और इनसे हमें मिलेंगे शब्द रूप। या और आ का जब मेल हुआ तो हमारा हुआ आया। या और खा का जब मेल हुआ तो खाया। और जब या और खो का मेल हुआ तो खोया। और या का और बो का मेल हुआ तो हुआ बोया। मतलब हमारे या प्रत्यय से हमें जो शब्द रूप मिले वो इस प्रकार है, आया, खाया, खोया और बोया। हमारा अगला प्रत्यय आता है आ, और हमारे धातु रूप है, धातु है इसमें भूल, सूप, भूख। अभी देखो बच्चों, आ और भूल जब इनका मेल हुआ तो हमें मिला शब्द रूप भूला। जब आ और सुख का जब मेल हुआ तो हमें मिला सूखा। और जब आ और भूख का मेल हुआ तो हमारा हुआ भूखा। बच्चों, हमने कृत प्रत्यय के 5 भेद देखे जो आपने समझे, पर मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगी कि हमारे ये 5 भेदों के नाम क्या थे। कर्तृत्ववाचक कृत प्रत्यय, ये पहला था। दूसरा था कर्मवाचक, तीसरा था करणवाचक, चौथा था हमारा भाववाचक, और हमारा आखिरी इस पड़ाव का भेद था क्रियार्थ कृत प्रत्यय। बच्चों, कृत प्रत्यय हमने देखे। हमारे प्रत्यय के 2 भेद है। उसमें पहला भेद था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के हमने टोटल 5 भेद देखे, कुल उनके 5 अलग भेद थे। उसी तरह हमारा जो इस पड़ाव का आखिरी जो यहाँ का भेद है प्रत्यय का, वो है तदधित प्रत्यय। मतलब हमारे कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय ये प्रत्यय के 2 भेद है, और साथ ही साथ कृत प्रत्यय के अपने खुद के ऐसे 5 भेद है। और सेम थिंग सभी जगह पे हमने देखा है कि प्रत्यय में अलग अलग उनके भेद आए। उनमें पहला भेद हमने देखा, दूसरा भेद देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, 5वां देखा। ये सभी भेद हमने कृत प्रत्यय में देखे। उसी तरह हमारा जो अगला पड़ाव है जो है जिसका नाम है तदधित प्रत्यय। इस तदधित प्रत्यय में इनसे मिलने से पहले हम प्रत्यय के बारे में थोड़ा पीछे जाके उसके बारे में दोबारा जानेंगे कि प्रत्यय में हमें उनके साथ लगने वाले धातु रूप, संज्ञा, विशेषण, इनके साथ इनके आने से या इनके साथ मिलने से हमें अनेक नए नए अलग अलग शब्द मिले, जिनका हमने प्रयोग हमारी शब्द रचनाओं में, हमारे वाक्य रचनाओं में, और साथ ही साथ पत्र लेखन, हिंदी लेखन, कहानी लेखन, या हम जब खुद परीक्षा देते हैं उस परीक्षा में हमारे प्रश्न पत्रिका में आए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुए प्रत्यय से हमें मिलने वाले नए शब्दों से हम हमारा बहुत सारा हिंदी का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम हमारा जो आज का दूसरा पड़ाव में जो दूसरा भेद देखने वाले हैं उस भेद का नाम है तदधित प्रत्यय। इसकी तरफ जाने से पहले या इसको देखने से पहले हमें इसकी परिभाषा को जानना है, इसकी परिभाषा को याद करना है, पढ़ना है। तो बच्चों आओ देखो तदधित प्रत्यय की परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय को तदधित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, इनको जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उन्हें कहलाते हैं तदधित प्रत्यय। मैं इसकी परिभाषा पढ़ रही हूँ, मेरे पढ़ने के बाद आप भी इस परिभाषा को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, तदधित प्रत्यय संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये हुई हमारी तद्धित प्रत्यय की परिभाषा। इसी तरह तद्धित प्रत्यय की कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि मानव अधिकता, इनका जब मेल हुआ तो हमें मिली मानवता। मानव अधिकता का मेल हुआ तो हमें मिली मानवता। इसी प्रकार या इसी तरह जब बच्चा और पन मतलब बच्चा अधिकपन का जब मेल हुआ तो हमें मिला बचपन। और जब इति अधिक आदि इन दोनों का मेल हुआ तो उसमें हमें मिला इत्यादि। मुझे यही बताना है बच्चों आपको कि हमें जब नए शब्द मिलते हैं तो उन नए शब्दों को जोड़ने से पहले वो दो अलग शब्द रहते हैं, और जब इनका मेल होता है तो उसी मेल से हमें एक शब्द मिलता है जिसे हम कहते हैं नए रूप से मिलने वाले शब्द या शब्दांश। देखो बच्चों, मानव अधिकता, इससे मिला मानवता। बच्चा अधिकपन से मिला बचपन। इत्यादि अधिक आदि, इनके मेल से मिला हमें इत्यादि। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे तद्धित प्रत्यय के कुल मिलाकर 8 भेद हैं। कितने भेद है बच्चों? 8 भेद है। हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है इसमें इस तद्धित प्रत्यय के कुल मिलाकर 8 आपको भेद दिए गए हैं, और इसी तरह हम उन भेदों की तरफ चलते हैं। इसमें पहला जो भेद है वो है कर्तृत्ववाचक तद्धित प्रत्यय। ये हमारा पहला भेद है। तद्धित प्रत्यय का पहला भेद आता है कर्तृत्ववाचक तद्धित प्रत्यय। ये हमारा पहला भेद हुआ। हमारा दूसरा भेद आता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। हमारा तीसरा भेद आया संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। हमारा चौथा भेद आया गणवाचक तद्धित प्रत्यय। हमारा चौथा भेद क्या आया? गणवाचक तद्धित प्रत्यय। हमारा पांचवा भेद आया गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ये हमारा पांचवा भेद आया। हमारा छठा भेद आया स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। हमारा सातवां भेद आया लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। हे हमारा आया सातवां भेद। और हमारा इस तद्धित प्रत्यय का पढ़ाव जो है उसका आखिरी भेद है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। हमारे ये 8 भेद है। मैं दोबारा इन भेदों के नाम आपसे कहने जा रही हूँ। इन भेदों के नामों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आपके भेद आपको नए शब्दों की जानकारियां हर समय हर वक्त आपको दे सकते हैं। पहला आता है कर्तृत्ववाचक, दूसरा आता है भाववाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा आता है गणवाचक, पांचवा आता है गुणवाचक, छठा आता है स्थानवाचक, सातवां आता है लघुतावाचक, और आखिरी हमारा आता है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। ये हमारे तद्धित प्रत्यय के खुद के ऐसे 8 भेद हैं। इन भेदों का हमें बहुत ही गहराई से अभ्यास करना है, और इसमें सबसे जरूरी बात है कि इनकी हर एक की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को हमें अच्छी से याद रखना है, और इनके अंदर की जो विशेषताएं हैं वो हमें सिर्फ याद ना रखते, उनसे हमें नए शब्द कैसे बनाने इनकी भी जानकारी हासिल करनी है। इसी तरह हम पहला भेद देखेंगे जो है कर्तृत्ववाचक तद्धित प्रत्यय। इस भेद को हम जानेंगे उसकी परिभाषा से। मैं परिभाषा पढ़ रही हूँ, आप अच्छे से सुनना। कर्ता का बोध करने वाला, किसका? कर्ता का बोध करने वाला प्रत्यय कर्तृत्ववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है या कहते हैं। कर्ता का बोध करने वाले प्रत्यय को कर्तृत्ववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं या तो कहलाते हैं। अभी हम
इसी के साथ इस प्रत्यय के साथ जुड़ने वाले नए शब्दों की जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारा आता है प्रत्यय आर, और इस आर के साथ हमारा आती है हमारे साथ उस प्रत्यय के साथ संज्ञा। इस संज्ञा में हमें देखना है कि प्रत्यय और संज्ञा को मिलाकर हमें नया शब्द रूप मिलेगा। तो चलो बच्चों, आर और सोना जब दोनों मिल जाते हैं तो हमें मिलता है सुनार। इसी प्रकार आर और लोहा जब दोनों मिल जाते हैं तो हमें मिलता है लोहार। मतलब इस कर्तृत्ववाचक तद्धित प्रत्यय में हमें जो प्रत्यय आर मिला था और साथ ही साथ इसमें जो हमें संज्ञा दी गई थी सोना और लोहा, इससे हमें मिले नए शब्द रूप जो थे सुनार और लोहार। हमारा अगला प्रत्यय आता है ई। ई के साथ आया हमारा संज्ञा माल, तेल। अभी इनका मेल करना है। जब प्रत्यय ई का माल से मेल हुआ तो हमें मिला माली। जब ई का मेल तेल से हुआ तो हमें मिला तेली। ये हमारे इस कर्तृत्ववाचक तद्धित प्रत्यय से मिलने वाले हमारे नए शब्द जिन्हें कहा है शब्द रूप हमें मिले हैं। हमारा इसी तद्धित प्रत्यय का अगला भेद है जो भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इससे पहले हम भाववाचक को सुनने से पहले या जानने से पहले इसी की परिभाषा को हम जानेंगे। इनकी परिभाषा है कि भाववाचक बोध कराने वाले, भाववाचक बोध कराने वाले प्रत्यय को भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं या कहलाते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय को भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं या कहलाते हैं। इसी प्रकार हम इसी भेद में जानेंगे प्रत्यय के साथ इस भेद में विशेषण और संज्ञा ये दोनों साथ में आए हैं। अभी इन विशेषण और संज्ञा से और प्रत्यय से हमें शब्द मिलेंगे। जो नए शब्द रहेंगे हम उन्हें कहेंगे शब्द रूप। तो सबसे पहला हमारा इस भाववाचक तद्धित प्रत्यय में आया हुआ प्रत्यय आता है ई, और ई के साथ हमारी विशेषण और संज्ञा में आए हुए शब्द है गरम, सर्द, गरीब, अमीर। ये हमारे इस विशेषण और संज्ञा में आए हुए शब्द है। अभी इनका मेल हमें प्रत्यय के साथ करना है। ई का जब मेल गरम से हुआ तो इसका नया शब्द बना गर्मी। जब ई का मेल सर्द से हुआ तो हमारा बना नया शब्द सर्दी। इसी प्रकार जब ई का हमारा मेल हुआ गरीब से तो बनी हमारी गरीबी। और आखिर में जब हमारा ई से मेल हुआ अमीर तो बनी हमारी अमीरी। देखो बच्चों, इसमें हमने देखा कि प्रत्यय के साथ विशेषण संज्ञा मिली और उनसे हमें शब्द जो मिले, जो नए तरीके के शब्द थे वो हमें मिले। उनमें था गरीबी, सर्दी, गरीबी और अमीर। बच्चों और एक बात बताना चाहूंगी मैं, इसी उदाहरण में हमारा जो विशेषण संज्ञा आई है गरीब और अमीर, ये गरीब और अमीर ये हमारा विरुद्धार्थी शब्द है जिसे हम ऑपोजिट वर्ड भी कहते हैं, जिनको हम हमारे विरोधाभास के लिए इनका इस्तेमाल विरुद्धार्थी शब्दों के लिए करते हैं। या तो इन्हें गरीब इसका विरुद्धार्थी शब्द अमीर भी कहते, या फिर इसे गरीबी का विरुद्धार्थी अमीर या अमीर का विरुद्धार्थी गरीब भी कहते हैं। मतलब हमारे इस शब्द रचना प्रक्रिया में ये विरोधी अर्थ शब्द भी आए हैं। हमारा अगला प्रत्यय आता है आहट। इस आहट के साथ विशेषण और संज्ञा आई है कड़वा और चिकना। इन दोनों को जोड़कर हमें नए शब्द लेने हैं। देखो बच्चों, आहट और कड़वा इनका जब मेल हुआ तो बनी कड़वाहट। ये कड़वाहट ये ऐसा वर्ड है कि हम कभी कभार इसका इस्तेमाल लेते, कभी गुस्से से तो कभी खाने के समय। उसी तरह हमारा आखिरी इस पड़ाव का जो
उदाहरण है वो है आहट और चिकना। इन दोनों का मेल हुआ तो मिली चिकनाहट। तो हमने देखे बच्चों कि तदधित प्रत्यय में ऐसे 8 भेद हैं। उन भेदों के साथ हमने पहला भेद देखा कर्तृत्ववाचक तदधित प्रत्यय, और अगला देखा भेद जो था भाववाचक तदधित प्रत्यय। No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally, and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. तदधित प्रत्यय के पूरे 8 भेद हैं। इन 8 भेदों में से हमने 2 भेद देखे और उसमें से ही हमारा अगला तीसरा भेद है जिसका नाम है संबंधवाचक तदधित प्रत्यय। हर प्रत्यय में अपना एक अलग ही ऐसा पड़ाव दिया गया है। उनमें बनने वाले शब्द रूप और साथ में आने वाले प्रत्यय ये अलग अलग है, और इनसे बनते हुए नए शब्द, उन शब्दों का हम वाक्य बनाते समय इस्तेमाल करते, या तो किसी और जगह पे मतलब पत्र लेखन, कहानी लेखन, इन बहुत सी ज़रूरी बातों में या उन ज़रूरी लिखावट में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लिखावट भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से पढ़ते समय आए हुए शब्द ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे दिल को छू जाए। तो आओ बच्चों देखेंगे हमारा तीसरा भेद जो है वो है संबंधवाचक तदधित प्रत्यय। सबसे पहले हम इस संबंधवाचक तदधित प्रत्यय की जो परिभाषा है वो पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या है। संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तदधित प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों मैं दोबारा ये परिभाषा पढ़ रही हूँ, मेरे पीछे आपको भी पढ़ना है। देखो, संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तदधित प्रत्यय कहलाते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसमें आया हुआ पहला प्रत्यय क्या है। साथ में प्रत्यय के साथ ये आइए संज्ञा के साथ उन दोनों का मेल होने के बाद हमें शब्द रूप मिलेंगे। वो कौन कौन से देखो बच्चों, प्रत्यय में पहला आया हमारा अवती, और संज्ञा आई है बा। इन दोनों का मेल हुआ तो हमें मिला बपोती। हमारा वर्ड क्या आया शब्द रूप का, बपोती। इसी प्रकार हमारा इस प्रत्यय अवती और बाप से मिलने वाला जो शब्द रूप है वो बहुत ही अलग लग रहा है, क्योंकि ये शब्द हम बहुत ही कभी कभार सुनते हैं या सुनेंगे। हमारा अगला जो प्रत्यय वो है हाल, और संज्ञा आई है हमारी नानी और दादी। अभी इनसे कैसे शब्द बनेगा हमारा, इस शब्दों को बनाएंगे मतलब इनका जब मेल होगा तो हमारा मिलने वाला नया जो शब्द है वो अलग तरीके से रहेगा। कैसे देखो, हाल और नानी, इन दोनों का जब मेल हुआ तो मिले हमें ननिहाल। जब हाल और दादी का मेल हुआ तो हमें मिला ददिहाल। ये संबंधवाचक तदधित प्रत्यय से हमें ये अलग अलग शब्द रूप मिले, जिनसे हमें पता चला कि संज्ञा में आए हुए रिलेशन से जो मतलब बाप, नानी, दादी ये आई, और इनसे प्रत्यय लगने के बाद कुछ और हमें नए शब्द रूप मिले, जैसे कि बपोती, ननिहाल, ददिहाल। ये थे हमारे संबंधवाचक तदधित प्रत्यय के भेद के सभी प्रत्यय और साथ ही साथ उनकी परिभाषा हमने देखी। हमारा अगला भेद जो है वो है गणनावाचक तदधित प्रत्यय। इसे भी हम पहले इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा को समझेंगे और फिर हम आगे की ओर चलेंगे। देखो बच्चों,
गणनावाचक तदधिक प्रत्यय, इसमें हमें क्या होता है देखो, संख्या का बोध, संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय, संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तदधिक प्रत्यय, गणनावाचक तदधिक प्रत्यय। मैं इसकी परिभाषा दोबारा पढ़ रही हूँ, मेरे पीछे आपको भी बोलना है। गणनावाचक तदधिक प्रत्यय, संख्या का बोध, संख्या का बोध कराने वाले, संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तदधिक प्रत्यय कहलाते हैं। अभी इसी में देखो, इस गणना में हमें गणना करनी है, संख्या का हमें यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो इसलिए यहाँ पे ना ही संज्ञा, ना विशेषण, ना मूल धातु रूप, ये कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ प्रत्यय, प्रत्यय में आने वाले शब्द रहेंगे और उनसे हमें नए शब्द रूप मिलेंगे, वो भी शब्द रूप संख्या की तौर से, और उनमें उन प्रत्ययों का मेल होगा। कैसे कि देखो बच्चों, पहला आता है हमारा ला, पहला क्या आया हमारा ला, और इस ला को हमने देख डाला पहला, मतलब ये पहला जो आया उसके पीछे लगा ला, मतलब यहाँ पे जैसे इस परिभाषा को मैंने बोला, मैंने पढ़ा, संख्या का बोध कराने वाला, मतलब इस जगह पे हमें संख्या का बोध हुआ। उसी तरह हमारा जो दूसरा प्रत्यय जो है वाह, इसमें देखो 7वां, 8वां, 17वां और 22वां, मतलब हर जगह पे वाह 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 आ गया, मतलब इस जगह पे भी हमें संख्या का बोध हुआ, इसीलिए इसे गणनावाचक तदधिक प्रत्यय कहते हैं। मतलब संख्या ही गणना होती है, संख्या की जब हम गणना करते हैं तो, या संख्या का जिस समय बोध होता है, तो हमें हमारे नए शब्द रूप मिले हैं, वो भी गणना के संख्या के साथ। इस जगह पे हमें संख्या का सबसे पहला बोध हुआ, इस जगह पे ये दिए गए शब्द रूप हमें पता चलते कि ये सभी संख्या है। अभी हम देखेंगे तदधिक प्रत्यय का हमारा अगला भेद जो है गुणवाचक तदधिक प्रत्यय, ये 5वां भेद है और इसका नाम है गुणवाचक तदधिक प्रत्यय। अभी इसमें भी हम इसी की परिभाषा पढ़ेंगे, जिसमें देखो बच्चों, गुणवाचक तदधिक प्रत्यय, गुण का बोध, मतलब गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तदधिक प्रत्यय कहलाते हैं। मैं दोबारा ये परिभाषा पढ़ रही हूँ, आप मेरे पीछे पढ़ोगे, सुनना है और पढ़ना भी है। देखो, गुणवाचक तदधिक प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले, गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तदधिक प्रत्यय कहलाते हैं। अभी हम इस प्रत्यय की आए हुए जो भी प्रत्यय है और उनसे मिलने वाले हमारे नए मूल शब्द है, और इन मूल शब्द से हमें मिलेगा नया शब्द रूप। देखो बच्चों, इसमें हमारा पहला प्रत्यय आया है ईथ। क्या आया है? ईथ। इसमें हमारा पहला प्रत्यय आया ईथ। ईथ से हमें, ईथ के साथ हमारा मूल शब्द आया भारत। क्या आया हमारा मूल शब्द? भारत। और भारत के बाद आया अनुकरण, अनुकरण के बाद आया रमन। देखो बच्चों, इसमें ईथ और भारत जब इनका मेल हुआ तो हमें मिला भारतीय। ईथ और अनुकरण का मेल हुआ तो हमें मिला अनुकरणीय। और जब रमन का भेद हुआ तो हमें मिला रमणीय। मतलब ईथ से हमें मूल शब्द मिले थे भारत, अनुकरण, रमन, और इनसे हमें शब्द रूप मिला भारतीय, अनुकरणीय और रमणीय। हमारा अगला जो प्रत्यय वो है ई। ई के साथ मूल शब्द आए हैं ठंड, ठंड, प्यास, भूख। ई से जब ठंड मिला तो मिली हमें ठंडी। ई से जब प्यास मिला तो हमें क्या मिली? प्यासी। ई से जब भूख मिली तो हमें भूख मिला तो क्या मिली? भूखी।
मतलब इस जगह पे हमें ईत और ई से अलग अलग नए शब्द मिले जो इस तरह था, इस तरीके से थे: भारतीय, अनुकरणीय, रमणीय, ठंडी, प्यासी और भूखी। अभी हम हमारा अगला जो भेद है स्थानवाचक तदधिक प्रत्यय। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद स्थान में हमें कैसे प्रत्यय लगा के शब्द रूप बनाने वो देखेंगे। तो देखो बच्चों, स्थान का बोध कराने वाले मतलब किसी जगह का स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय को स्थानवाचक तदधिक प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? स्थानवाचक तदधिक प्रत्यय। मैं दोबारा ये परिभाषा पढ़ रही हूँ, मेरे पीछे आप लोग भी पढ़ोगे। स्थानवाचक तदधिक प्रत्यय स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय स्थानवाचक तदधिक प्रत्यय कहलाते हैं। अभी हम इनमें प्रत्यय जो है पहला ई से शुरुआत करते हैं। प्रत्यय ई आया है और इनमें मूल शब्द मतलब जिन्हें पहले से बोला गया है, जैसे कि जर्मन, ये किसी देश का नाम है। उसी तरह गुजरात, ये हमारे भारत के एक स्टेट का नाम है। बंगाल, उसी तरह से ये भी नाम है। तो मुझे बताना है बच्चों, जब ई और जर्मन इनका जब मेल होगा तो हमें मिलता है शब्द रूप से जर्मनी। जब गुजरात और ई का मेल हुआ तो हमें मिलती है गुजराती शब्द रूप। जब ई और बंगाल का मेल हुआ तो हमें मिलती है बंगाली। ये हमें हमारे जो प्रत्यय ई और मूल शब्द जर्मन, गुजरात और बंगाल से मिले हुए ये शब्द रूप है, जो जर्मनी, गुजराती और बंगाली। इसी तरह हमारा जो अगला प्रत्यय है तिया, इस तिया का मेल हमें मूल शब्द से करना है। हमारा मूल शब्द है कलकत्ता और दूसरा है तिरहुत। तो जब तिया और कलकत्ता, जब इन दोनों का मेल हुआ तो बना कलकत्तिया, और जब तिया और तिरहुत का मेल हुआ तो बना तिरहुतिया। देखो बच्चों, नाम सुनने में थोड़ा अलग अलग है, पर हमें पता चल रहा है कि हर प्रत्यय में आने वाले शब्द रूप ये अलग अलग है। इन्हें हमें बहुत अच्छे से समझना है। तिया और कलकत्ता का मेल हुआ तो मिला कलकत्तिया। जब तिया और तिरहुत का मेल हुआ तो मिला हमें तिरहुतिया। ये हमारे स्थानवाचक तदधिक प्रत्यय के प्रत्यय थे। हम हमारा अगला भेद देखेंगे, जो भेद है लघुतावाचक तदधीय प्रत्यय। इस भेद का नाम क्या है? लघुतावाचक तदधित प्रत्यय। मतलब लघु अर्थात छोटी वस्तु, लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराने वाले। देखो, लघुतावाचक तदधित प्रत्यय में लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराने वाले प्रत्यय लघुतावाचक तदधित प्रत्यय कहलाते हैं। छोटी वस्तु का मतलब लघु का अर्थ क्या हुआ? छोटी वस्तु जिसका हमें बोध होता है। किस तरीके से अभी हम देखेंगे, जिसमें प्रत्यय से और मूल शब्द से। ई हमारा प्रत्यय आया है, मूल शब्द आता है हमारा रस्सा, प्याला, थाल, नद। अभी जब ई और रस्सा का मेल हुआ तो क्या बना? देखो, रस्सी। जब ई और प्याला का मेल हुआ तो बनी प्याली। जब ई और थाल का मेल हुआ तो बनी थाली। और जब ई और नद का मेल हुआ तो बनी नदी। मतलब बच्चों, जब लघुतावाचक में ई के साथ जब मूल शब्द आए, रस्सा, प्याला, थाल, नद, इनसे हमें शब्द मिले रस्सी, प्याली, थाली, नदी। ये हमारे पहले उदाहरण में हमें प्रत्यय के साथ नए शब्द मिले। हमारा अगला प्रत्यय है डी और हमारा मूल शब्द है पांग, चमड़ा, टुकड़ा। तो जब डी और पांग का मेल हुआ तो बनी हमारी पगड़ी। जब डी और चमड़ा का मेल हुआ तो बनी चमड़ी। और जब डी और टुकड़ा का मेल हुआ तो बनी हमारी टुकड़ी। ये हमें मिले नए शब्द जो थे पगड़ी, चमड़ी और टुकड़ी। साथ ही साथ रस्सी, प्याली, थाली, नदी, ये सभी लघुतावाचक तदधित प्रत्यय के आए हुए नए शब्द रूप थे। हमारा इस पड़ाव का आखिरी जो भेद है, 8वां भेद, जो है सादृश्यवाचक तदधित प्रत्यय। कौन सा भेद है बच्चों? सादृश्यवाचक। अभी इसमें क्या है स्पेशल?
इसकी पहले हम परिभाषा जानेंगे। देखो, समता और समानता, समता और समानता का बोध कराने वाले प्रत्यय को सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि प्रत्यय सा और साथ में मूल शब्द आया उसका लाल और हरा। जब सा का मेल हुआ तो कैसे बना? लाल सा। सा से हरा सा मेल हुआ तो हरा सा। और जब हरा का मेल सोना से हुआ तो मिला सुनहरा। मतलब इन दोनों प्रत्ययों में उनके मिलने वाले जो शब्द रूप थे वो क्या थे? अलग थे। बच्चों, हमने सबसे पहले शब्द विचार प्रक्रिया में प्रत्यय देखे, उन प्रत्ययों के दो भेद देखे, दो भेदों के हमने उनमें से कृत प्रत्यय के हमने अलग से जो भेद थे, दो भेद देखे, उसमें कृत प्रत्यय के और 5 भेद थे, उनके बारे में जाना। फिर हमने तद्धित प्रत्यय जो थे उनके भेद देखे, जो पूरे थे 8 भेद। हमने इस पड़ाव में, ये जो हमारा आखिरी पड़ाव था, इस पड़ाव में हमने उपसर्ग, प्रत्यय, इनके बारे में बहुत सी जानकारी ली। इन जानकारियों को सिर्फ हमें देखकर समझना इतना ही काम नहीं, तो उस जानकारी को हमारे जहन में बहुत अच्छे से हमें उसे याद करना है, याद रखना है, उसे संभाल कर रखना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा टॉपिक था, या ये जो हमने अभी जो पढ़े शब्द विचार प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय, इन्हें आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपको जब आप अगली कक्षा में जाएंगे तो इनका इस्तेमाल आपको आपके हिंदी व्याकरण में बहुत अच्छे से हो सकता है। इसी के साथ आप देखते रहिए स्टडी स्पेक्ट्रम टीवी चैनल। धन्यवाद।